आज से हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट क्या होती है, किस तरीके से इसे यूज़ किया जाता है, इसको यूज़ करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, या इसको यूज़ करने से क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उसके बारे में ही आज हम जानेंगे। और ये चीज़ हम आपको एक प्रेजेंटेशन से बताना चाहते हैं। हो सकता है आज ये प्रेजेंटेशन ना खत्म हो, तो ये प्रेजेंटेशन जब हमारी कंप्लीट होगी तभी हम ये भेजेंगे आप लोगों को। आज बात करते हैं जावास्क्रिप्ट, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में और अबाउट जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट को जानने से पहले हमारे लिए ये बहुत जानना जरूरी है कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या होती है। एक्चुअली वेब डिजाइनिंग के जो है, वेब डिजाइनिंग में जब हम स्क्रिप्टिंग करते हैं, यानी कि हम कोडिंग करते हैं, लैंग्वेज लिखते हैं, कोई लैंग्वेज का कोड लिखते हैं, तो इसमें दो तरीके से हम स्क्रिप्टिंग करते हैं। एक होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग और एक होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब ये है कि सारा काम जो है वेब सर्वर से अटैच होता है और परमानेंट स्टोरेज का काम होता है, फिजिकल वाला काम भी होता है। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग हमारा मतलब ये होता है कि जहां पर हम एक ऐसा इंटरफेस प्रिपेयर करते हैं जिससे कि क्लाइंट के लिए उस इंटरफेस को यूज करा जाता है, वो कैसा एनवायरनमेंट होगा, किस तरीके का चीजें अपियर होंगी, इस चीज पर काम जब हम करते हैं तो ये हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है। Client side scripting is performed to generate a code that can run on the client end without needing the server side processing. एक ऐसा कोड होता है, एक ऐसी लैंग्वेज का स्टेटमेंट होता है, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जो कि किसी भी ब्राउजर विंडो पे रन करे, और उसको ब्राउजर पे रन कराने के लिए हमें सर्वर साइड की यानी कि सर्वर की जरूरत ना पड़े। यानी हम उसे रन करा रहे हैं लेकिन उसके लिए हमें किसी सर्वर की रिक्वायरमेंट ना हो, चाहे वो भले ही वेब सर्वर ही क्यों ना हो। जैसे आपने देखा है HTML, तो HTML में भी आपने देखा कि आप HTML में कोड्स रन करते हैं, लेकिन आपको उसके लिए इंटरनेट चलाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिना इंटरनेट हुए भी आप इजीली देख सकते हैं कि आपके जो HTML के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो जब आपके फाइनली एग्जीक्यूट होंगे तो वो किस तरह से एग्जीक्यूट होंगे। तो इसी तरीके की जो भी स्क्रिप्टिंग हम करते हैं वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग कहलाती है। These types of scripts are placed inside an HTML document. ऐसा कोई भी जब हम कोड लिखते हैं तो इस तरीके के कोड को हम HTML के डॉक्यूमेंट के साथ अटैच करते हैं। अटैच इन द सेंस कि हम HTML डॉक्यूमेंट के साथ में उसको भी लिखते हैं, उसके अंदर ही हम उसे लिखते हैं। The client-side scripting can be used to examine the user's form for the errors before submitting it and for changing the content according to the user input. इस तरीके का हम एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि कोई यूजर का फॉर्म बनाया है, यूजर ने अपना फॉर्म भरा, अब उस फॉर्म को सबमिट होने से पहले हम ये चेक करना चाहते हैं कि उसमें कोई एरर तो नहीं है, और अगर कोई एरर है तो अकॉर्डिंगली इनपुट लिया जाए और उस इनपुट के अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को चेंज किया जाए। तो उसके लिए हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का यूज कर सकते हैं। जैसा हमने अभी आपको कहा कि दो तरीके की स्क्रिप्टिंग होती है, एक होती है सर्वर साइड और एक होती है क्लाइंट साइड। तो दोनों में अंतर समझना भी बहुत जरूरी है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग से क्या मतलब है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग से क्या मतलब है। दोनों के डिफरेंस को कुछ ग्राउंड्स पे, कुछ बातों के आधार पे समझा जा सकता है। जैसे सबसे पहले तो दोनों के बेसिक डिफरेंस क्या है। तो दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस जो मेन होता है वो ये होता है कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग जो है वो बैक एंड पे काम करती है, जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग फ्रंट एंड पे काम करती है। बैक एंड पे काम करने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी कोडिंग की जाएगी, ना तो उस कोडिंग को आप देख सकते हैं, ना उस कोडिंग के एग्जीक्यूशन को आप देख सकते हैं ब्राउजर विंडो पे। यानी ये इंटरनल लेआउट से डिसाइड के लिए डिसीजन के लिए बनाई जाती है कि जैसे कि डाटा कैसे स्टोर होगा, डाटा स्टोर होगा तो कहाँ जाएगा, किस तरीके से जाएगा, यानी इस तरीके का काम करना है तो वो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग पर होता है। तो वर्क्स इन बैक एंड विच कुडंट बी विजिबल एट द क्लाइंट एंड। जबकि जो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग होती है उसके कोड्स या कह सकते हैं कि उसका एग्जीक्यूशन जो है वो आप ब्राउजर विंडो पे देखते हैं। अब आपने HTML यूज किया तो HTML में जो भी काम आप करते हैं तो आप ब्राउजर की विंडो पे देख पाते हैं। तो वो इसीलिए देख पाते हैं क्योंकि वो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग है। या हम आपको एग्जांपल दें, आप सभी लोगों ने नाइलेट की साइट देखी होगी या इस तरीके की बहुत सी साइट देखी जहाँ पे आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म या एडमिशन फॉर्म या क्वेरी फॉर्म कुछ भी आपने भरा, आप जो फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म आपको दिख रहा है। उसमें आपके लिए पहले से ये डिसाइड कर दिया जाता है कि नाम कहाँ डालेंगे, आप अपना एड्रेस कहाँ डालेंगे, आप अपनी ईमेल आईडी कहाँ डालेंगे, और जहां जहां आपसे कहा जाता है वहां वहां वो इन्फॉर्मेशन आप डाल देते हैं। तो वो इसीलिए डाल पाते हैं क्योंकि उस इन्फॉर्मेशन को डालने के लिए जो लेआउट डिजाइन किया जाता है वो किसी ना किसी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज से ही डिसाइड किया जाता है, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का यूज करके ही किया जाता है। जबकि
वो डेटा कैसे स्टोर होगा, वो डाटा कहाँ जाएगा, इसका कोई एग्जीक्यूशन आप नहीं देख पाते। आप तो सिर्फ अपना डेटा एंटर करते हैं और सबमिट बटन पे क्लिक करके छुट्टी कर देते हैं, लेकिन एक्चुअली तो वो डेटा कहीं ना कहीं जा रहा है, स्टोर हो रहा है, जो कि पूरा का पूरा वेब सर्वर से रिलेटेड है। तो उस तरीके की जो कोडिंग होती है, जो वो डेटा को लेके जाती है, फेच कराती है, या इन्फॉर्मेशन जरूरत होने पर आपके सामने दिखाती भी है, वो आपकी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के थ्रू हो पाता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की अगर हम प्रोसेसिंग की बात करें, तो इसका पूरा का पूरा जो बेस होता है वो सर्वर से रिलेटेड होता है। सॉरी, सर्वर साइड का अगर हम बात करें तो पूरा का पूरा बेस सर्वर से ही रिलेटेड होता है। यानी इसमें जो भी आप स्टेटमेंट्स लिखते हैं उनके लिए आपके सर्वर का इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। बिना सर्वर के आप इस पे काम नहीं कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली होता यही है कि जो भी आप इंस्ट्रक्शंस लिख रहे हैं वो कहीं ना कहीं सर्वर से रिलेटेड ही होती है। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में ऐसा नहीं होता। इसमें सर्वर के साथ इंटरेक्शन हो या ना हो इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, सर्वर से कोई इसका लेना ही देना नहीं होता है। और इस चीज को आपने अभी तक बहुत अच्छे से HTML में भी देखा, और आपने CSS या फ्रेमवर्क का यूज करके भी देखा कि वहां पे कहीं भी अभी तक आपने सर्वर की कोई बात नहीं देखी है। क्लाइंट साइड अगर हम बात करें और सर्वर साइड की बात करें, तो अलग अलग तरीके की लैंग्वेजेस हैं जिन पर हम कोडिंग करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं। तो अगर आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करनी है तो उसके लिए PHP, ASP.NET, या फिर आपका जो है रूबी ऑन रेल्स है, कोल्ड फ्यूजन, या आज की डेट में अगर हम कहें पाइथन जैसी लैंग्वेजेस जो है, ये सब सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हैं और बहुत ज्यादा यूज भी की जाती हैं। आज अगर आप PHP की बात करें या ASP.NET की बात करें तो वेब डिजाइनिंग में ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है, और वैसे ही पाइथन भी काफी पॉपुलर है। लेकिन अगर हम सिर्फ क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की बात करें तो HTML, CSS और जावा स्क्रिप्ट का यूज सबसे ज्यादा किया जाता है आज की डेट में, और ये सबसे ज्यादा जो है कॉमन इन यूज है, जिसमें से आप HTML को यूज करना सीख चुके हैं और CSS आप यूज करना सीख चुके हैं। अब अफेक्ट की अगर हम बात करें तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो होती हैं, दे कुड इफेक्टिवली कस्टमाइज द वेब पेजेस एंड प्रोवाइड डायनामिक वेबसाइट्स। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आप जब भी करेंगे तो इसका मतलब आप डायनेमिक वेबसाइट्स क्रिएट कर सकते हैं। डायनेमिक वेबसाइट का मतलब ही ये है कि आप इंफॉर्मेशन उसमें स्टोर करेंगे, वो इंफॉर्मेशन परमानेंटली स्टोर हो जाएगी, या आपकी चॉइस या रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपडेट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो सीधे सीधे सर्वर से रिलेटेड होती है। तो इसमें जो है ये आपको इस तरीके की कोडिंग करने की छूट मिलती है, आप इस तरह का काम कर सकते हैं। जबकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का इससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी डायनेमिक साइट्स को क्रिएट करने के लिए नहीं यूज होती है। हाँ, इसकी वजह से ही इसका सर्वर पर कोई लोड नहीं होता, सर्वर पर इसका कोई भी बर्डन नहीं होता है। अगर दोनों की सिक्योरिटी को कंपेयर किया जाए तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज ऑब्वियसली ज्यादा सिक्योर होती है। अगर क्लाइंट साइड से उसे कंपेयर करें तो क्लाइंट साइड की स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज थोड़ा कम सिक्योर होती है। उसके पीछे भी रीजन ये है कि वो परमानेंट स्टोरेज है और ये आपकी परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है, तो इसलिए इसमें जो है इनसिक्योरिटी का स्कोप ज्यादा होता है, जबकि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में इनसिक्योरिटी का स्कोप कम होता है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं जिनके आधार पर हम ये डिसाइड करते हैं। अब जैसे मान लीजिए अगर आपसे कहा जाए कि आपको डायनेमिक साइट बनानी है और आपको जो है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करनी है, तो आप HTML या CSS या JS का यूज नहीं कर सकते, फिर आपको PHP या ASP.NET या पाइथन जैसी लैंग्वेजेस का यूज करना होगा। और अगर आपसे कह दिया जाए नहीं स्टैटिक साइट बनाइए या फिर आपको एक स्टैटिक पेज बनाना है, तो सीधे सीधे आप HTML या CSS या जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जावा स्क्रिप्ट की यदि हम बात करें तो जावा स्क्रिप्ट का को यूज करने का पर्पज क्या है? पहली चीज, जावा स्क्रिप्ट इज वेरी इजी टू इम्प्लीमेंट। ऑल यू नीड टू डू इज पुट योर कोड इन HTML डॉक्यूमेंट एंड टेल द ब्राउजर दैट इट इज जावा स्क्रिप्ट। इसको काम करना मतलब इजी इन द सेंस कि इसको जावा को HTML के साथ कनेक्ट करना और जावा में काम करना बहुत आसान होता है। आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। सिर्फ जावा स्क्रिप्ट का पूरा कोड आप लिखेंगे HTML के अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, और आपको ये बताना होगा कि भाई हम जावा स्क्रिप्ट का कोड कर लिख रहे हैं। उसको बताने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ टैग्स यूज करने पड़ेंगे, और उतनी आसानी से ही आप अपने HTML डॉक्यूमेंट के अंदर जावा स्क्रिप्ट को इजीली इंप्लीमेंट कर लेते हैं। दो अलग अलग इंटरफेसेस की तरह से उन्हें यूज नहीं करना है। ना आपको ये दिक्कत होगी कि HTML में जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत सारे अलग से हमें कुछ कोड्स लिखने पड़ेंगे या कुछ लिंक्स लाने पड़ेंगे। किसी चीज की आपको जरूरत इसमें नहीं होती है। JavaScript works on web users computers even when they are offline। तो JavaScript का कोड जो है, अगर वो मतलब हम बात करें इंटरनेट की, तो ऑफलाइन होने पर भी वो वेब यूजर पर काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो आपकी इंफॉर्मेशन जो है, जो भी आप डाल रहे हैं,
उसको आप इजिली अपडेट कर सकते हैं। JavaScript allows you to create highly responsive interfaces that improve the user experience and provide dynamic functionality without having to wait for the server to react and show another page. बहुत बड़ा ये एक एडवांटेज होता है या जावास्क्रिप्ट को यूज करने का पर्पस होता है कि ये एक बहुत ही रेस्पॉन्सिव इंटरफेसेस जनरेट करने के लिए यूज की जाती है, जिसकी वजह से यूजर का जो वर्क एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। वो बहुत ही मतलब उसमें जो है उसको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है यूज करने में, और ये बहुत डायनेमिक फंक्शनैलिटी दिखाते हैं, जिसके के लिए उन्हें सर्वर पर कनेक्ट करने की जरूरत भी नहीं है, या वो सर्वर का वेट नहीं करते कि जब सर्वर काम करेगा और रिएक्ट करेगा तो वो दूसरा पेज दिखाएंगे। वो वहीं पर उसकी फंक्शनैलिटी को डायनेमिकली अपडेट कर देते हैं। JavaScript can load content into the document if and when the user needs it without reloading the entire page. This is commonly referred to as AJAX. AJAX एक और हमारा एप्लीकेशन है जिसकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगर कोई पेज आप लोड कर रहे हैं और आपको उस पूरे पेज को नहीं लोड करना, आपको उसका कुछ पर्टिकुलर कंटेंट लोड करना है, तो एक स्पेसिफिक कंटेंट को भी आप लोड कर सकते हैं, पूरे पेज को रीलोड करने की आपको जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी आप जावास्क्रिप्ट से कर सकते हैं। JavaScript can test for what is possible in your browser and react accordingly. आप जावास्क्रिप्ट की मदद से ये भी देख सकते हैं कि आपके ब्राउजर में क्या क्या चीजें पॉसिबल है, और अकॉर्डिंगली वो रिएक्ट करता है, जिसे हम प्रिंसिपल्स ऑफ अनऑब्ट्रूसिव जावास्क्रिप्ट भी कहते हैं, या इसको हम डिफेंसिव स्क्रिप्टिंग के नाम से भी जानते हैं। JavaScript can help fix browser problems or patch holes in browser support. For example, fixing CSS layout issues in certain browsers. कई बार हमें ये जावास्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है उस तरीके की हेल्प करने में भी, इस तरीके की सॉल्यूशन देने में भी हेल्प करती है और ब्राउजर सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर हम CSS लेआउट के इश्यूज को किसी पर्टिकुलर ब्राउजर विंडो में जहां नहीं भी सपोर्ट कर रहा है तो उसे सपोर्ट करने में जावास्क्रिप्ट हमारा हेल्प करता है। जैसे CSS के कुछ कोड्स हैं जो कुछ ब्राउजर्स नहीं सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आप जावास्क्रिप्ट के साथ उन्हें लिखेंगे तो वो ब्राउजर भी उसको सपोर्ट करते हैं। तो ये सारी चीजें आप करना चाहते हैं यदि, तो ही आपको जावास्क्रिप्ट का यूज करना होता है। एडवांटेजेस ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्या क्या एडवांटेजेस हैं? तो सबसे पहला तो एडवांटेज ये है कि ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज है, और क्लाइंट साइड लैंग्वेज होने से आसानी से आप इसे लर्न कर सकते हैं, इसके स्टेटमेंट्स को लिख सकते हैं, बहुत डिफिकल्ट नहीं होती है। इट इज कंपैरेटिवली फास्ट फॉर द एंड यूजर, यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए बहुत फास्ट होती है, आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग नहीं होती है। एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी टू वेब पेजेस, ये बहुत ही एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी टू वेब पेज देता है, मतलब वेब पेजेस को बहुत ही अलग तरीके की फंक्शनैलिटी देता है, वो बहुत एडवांसमेंट पे लेकर के जाता है। नो कंपाइलेशन नीडेड, देखिए लैंग्वेज की जब हम बात करते हैं तो कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो उस लैंग्वेज को कंपाइल करना ज़रूरी होता है, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि जब हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ करते हैं तो उसके स्टेटमेंट्स को लिखने के लिए हम अपनी किसी भी अंग्रेजी भाषा के अक्षरों का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, लेकिन अपने हिसाब से स्टेटमेंट्स लिखते हैं। अब वो जो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं वो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखी जाती हैं, जिनको कि एक लैंग्वेज प्रोसेसर की मदद से कंप्यूटर की भाषा में, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। तभी कंप्यूटर ये समझ पाता है कि आप क्या इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। तो ये हमेशा हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा होता है, लेकिन जावा स्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। इसमें लिखे हुए जो कोड्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके अंडरस्टैंडेबल होते हैं। तो कंपाइलेशन का टाइम जो है, जो आप अपने कोड्स लिखते हैं उनको जो कंपाइल होने में टाइम लगता है, वो टाइम यहाँ पर नहीं लगता है, तो बहुत ही फास्ट होती है, इसलिए ये काफी इजीली और फास्टली अंडरस्टूड होती है। ईजी टू डीबग एंड टेस्ट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। इनफैक्ट कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस तो एक टाइम पे ऐसी हुआ करती थी कि अगर उनमें आपने कोड लिखा, अब उसमें बग आ गई, बग का मतलब कोई एरर आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन देना इतना मुश्किल काम होता था कि लोग प्रेफर कर देते कि हम प्रॉब्लम जो है सॉल्व करने से अच्छा है नया प्रोग्राम लिख दें, इसकी प्रॉब्लम्स हटाएं और नई उसके सॉल्यूशन दें, बजाय इसके ये कि हम नया प्रोग्राम लिख दें। एक जमाने में तो इस तरीके की भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती थी। हाँ, ऐसा आज की डेट में नहीं है, आप बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करते हैं तो वो इतना भी डिफिकल्ट नहीं होती है डीबग करने में। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आई, आपने कुछ गलती की, तो उस गलती से रिलेटेड आपके पास मैसेज आता है, यानी कि आपको एक एरर मैसेज फ्लैश करता है और आपको पता चलता है कि किस तरह की एरर हुई है, और उस एरर को, क्योंकि आप एक्सपीरियंस यूजर होते हैं तो आप अपनी एरर को रेक्टिफाई भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कोई एरर ऐसी आ जाती है
कि हम एग्जैक्टली ये नहीं ट्रेस कर पाते हैं कि एरर हुई क्यों, या हुई तो उसको डीबग करने में हमें काफी टाइम लग जाता है। कुछ लैंग्वेजेस आज भी ऐसी हैं कि हमें डिबगिंग में टाइम लगता है, या हम कहेंगे कि लेस एक्सपीरियंस्ड प्रोग्रामर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो ये बहुत ही आसानी से डिबग की जा सकती है। इसको डिबग करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता और प्रोग्राम को टेस्ट होने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। फिर नेक्स्ट एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि जावा स्क्रिप्ट जो है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज का मतलब दो चीज़ों हमसे हम बताएंगे कि यानी अगर आप विंडोज यूज कर रहे हैं तो भी आप जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी अगर आपने डिफरेंट यूज किया तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या एडवांटेज है कि आपने एक कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर पर अपना जावा स्क्रिप्ट का कोई कोड लिखा और वही कोड आप किसी दूसरे कंप्यूटर पर जो कि किसी दूसरी मेक, दूसरे मॉडल और दूसरे कॉन्फ़िगरेशन का है, और आप उसे कंप्यूटर में कॉपी करते हैं उसी कोड को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो कोड को बदलाव की जरूरत नहीं पड़ती। जबकि कई बार ऐसा होता है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस होने की वजह से एक कंप्यूटर में लिखे हुए कोड को आप दूसरे कंप्यूटर में यूज नहीं कर सकते, पर जावा स्क्रिप्ट के साथ ऐसा नहीं है। इनफैक्ट देखा जाए तो आज की डेट में किसी भी लैंग्वेज के साथ ऐसा नहीं है, सभी लैंग्वेजेस जो है आपकी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये एक इवेंट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें ज्यादातर चीजों पर हम इवेंट जनरेट करते हैं। जैसे आपको हमने क्लिक इवेंट बताया था, तो क्लिक इवेंट भी क्या है, एक तरीके का इवेंट होता है, एक एक्टिविटी है जो परफॉर्म की जा रही है हमारी किसी एक्टिविटी के बाद, हमारी किसी मतलब हम क्लिक करेंगे तो ये होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी इस लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो इसमें हम इवेंट्स का यूज ज्यादातर करते हैं और उस पर हमारी प्रोग्रामिंग कोड्स होते हैं बेस्ड होते हैं। प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग कैपेबिलिटीज इसके अंदर होती हैं, यानी जो भी प्रोसीजरल लैंग्वेजेस थी आपकी या यूज होती हैं आपकी, वो सारी कैपेबिलिटीज भी इनके अंदर है। ये भी आपका जो है स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग का भी आपको हेल्प करती हैं, और जितना भी आपके जो उसके अंदर के एडवांटेजेस होते हैं वो सारे एडवांटेज जावा स्क्रिप्ट भी सपोर्ट करता है। अब क्या डिसएडवांटेज है? पहला डिसएडवांटेज तो यही है, ये इसकी क्वालिटी भी है लेकिन ये इसका डिसएडवांटेज भी है। क्वालिटी ये है कि ये क्लाइंट साइड जो सर्वर सॉरी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसकी वजह से हम लैंग्वेज तो अपना कोड तो लिख लेते हैं, लेकिन क्लाइंट साइड सिक्योरिटी क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई एंड की नहीं होती है, हाईली सिक्योर्ड कोड्स नहीं होते हैं, तो इनकी सिक्योरिटी को लेकर के हमेशा इशू रहता है। क्लाइंट साइड सिक्योरिटी को लेकर हमेशा एक इशू रहता है, तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है। ब्राउजर सपोर्ट का एक बहुत बड़ा इशू है। ब्राउजर सपोर्ट का इशू मतलब वही कि कुछ सफारी में चल रहा है या कोई मान लीजिए कोई कोड लिखा, तो सफारी अगर आपके कंप्यूटर में आप मान लीजिए मैकबुक यूज कर रहे हैं तो सफारी उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, या क्रोम नहीं उसे सपोर्ट कर रहा है, तो ब्राउजर टू ब्राउजर इनके कोड्स में कई बार ये इशू होता है कि वो चीजें सपोर्ट नहीं करते हैं। लैक ऑफ डिबगिंग फैसिलिटी, डिबगिंग फैसिलिटी का कमी होना का मतलब ये है कि इसमें जो डिबगिंग आपको करनी होती है उसके लिए ये कोई अपने आप से एरर नहीं दिखाते। जैसे बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो आज हम यूज कर रहे हैं, जैसे सी हो गई, या हम पाइथन की बात करें या हम जावा की बात करें, उन लैंग्वेजेस में ये होता है कि अगर आपने कोई एरर जनरेट हुई कहीं किसी लाइन पर, तो वो आपको जो है रिपोर्ट करते हैं कि इस लाइन पर ये एरर है। तो आपको कम से कम ये तो नहीं ढूंढना पड़ता है कि लाइन कौन सी जगह पर एरर है, क्योंकि कोड जो होते हैं वो बहुत लंबे लंबे प्रोग्राम्स होते हैं। अब इतने प्रोग्राम बड़े प्रोग्राम में अगर मान लीजिए 5 एरर दिखा रहा है और सपोज 150 लाइन का आपका प्रोग्राम है, तो वो 5 एरर्स कहाँ हैं ये ढूंढने में ही पहले तो आपका बहुत समय बर्बाद हो जाएगा। पर उन लैंग्वेजेस में क्या होता है कि वो आपको बताते हैं कि भाई इस लाइन पर या यहाँ पर ये एरर है, और क्या एरर है वो ये भी बताते हैं किस तरीके की एरर है। तो अगर आपको नॉलेज होती है तो उस एरर को आप खुद से रेक्टिफाई कर लेते हैं, तो ना तो आपको एरर को ढूंढने में टाइम लगता है, ना ही आपको ये ट्रेस करने में टाइम लगता है कि किस तरह की एरर है। लेकिन इस जावा स्क्रिप्ट कोडिंग में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर एरर है तो वो एरर आपको खुद ही ढूंढना होगा, और एरर है या नहीं है इसका पता कैसे चलेगा, जब आपका कोड सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगा। यानी अगर आपने कोई अपना जो कोड लिखा, अपने स्टेटमेंट्स लिखे, और जब आप ब्राउजर विंडो पे देखेंगे कि वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, तब आप ये समझेंगे कि कोई गड़बड़ है, और फिर आप अपने कोड में जाके खुद ही ढूंढेंगे कि गड़बड़ कहाँ है और किस तरह की है। तो ये एक डिबगिंग फैसिलिटी अपनी तरफ से नहीं देता है, हमें खुद ही इस पे काम करना होता है। सिंगल इनहेरिटेंस को जावा स्क्रिप्ट सपोर्ट करता है, जबकि इनहेरिटेंस अगर हम एक टर्म की बात करें तो ये एक बहुत बड़ा फीचर होता है आज की डेट में यूज की जाने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का। मतलब जितनी भी लैंग्वेजेस हमारी आज जो एडवांस्ड लैंग्वेजेस हैं,
जो ऊप्स को यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करती हैं, उनकी मेन जो फीचर्स हैं, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसका ही एक कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिटेंस भी होता है। इनहेरिटेंस जो है जावा की अगर हम बात करें तो ये कई तरीके की आपकी इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है और आप यूज करते हैं उसको अपनी जरूरत के हिसाब से। खैर क्योंकि जावा की हम बात नहीं कर रहे तो फिलहाल यहाँ इनहेरिटेंस की बात भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट सिर्फ एक ही तरह की इनहेरिटेंस सपोर्ट करता है, वो भी सिंगल, जबकि इसमें सिंगल के अलावा और भी होती हैं। आप मल्टी लेवल, हायरार्किकल या मल्टीपल और भी कई तरीके की इनहेरिटेंसेस हैं जो आप यूज कर सकते थे क्योंकि जावा उन्हें सपोर्ट करता है। लेकिन जावा स्क्रिप्ट केवल एक ही इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है, दैट इज सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिंगल लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ही ये है कि आप एक क्लास के फीचर्स किसी दूसरी क्लास में लेके जाते हैं। वो कैसे लेके जाते हैं तो वो चीजें जो है इनहेरिटेंस के थ्रू हम जानेंगे। स्लगिश बिटवाइज फंक्शन, ये एक बहुत बड़ा इशू है जावा स्क्रिप्ट के साथ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि जावा स्क्रिप्ट की जो कोडिंग होती है उसमें जो आपके ऑपरेटर्स होते हैं वो 64 बिट पर काम करते हैं, लेकिन जो आपके ऑपरेंड्स हैं यानी जिन वैल्यूज पर आप काम करते हैं, जो डेटा टाइप से आप काम करते हैं, वो 32 बिट्स के होते हैं। तो ये जो यहाँ पर बिट्स का एक मिसमैच है, उससे जो है ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बिटवाइज फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो वहां पर कई बार ये इशू क्रिएट होता है कि हम फंक्शन यूज कर रहे हैं वो 64 बिट पर चलने वाला है, लेकिन उसके लिए जो हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं वो 32 बिट को सपोर्ट करते हैं। तो ये एक इशू होता है। रेंडरिंग स्टॉप्ड, मतलब बहुत ज्यादा क्या नाम है, हाई एंड पे काम नहीं कर सकते आप इसमें। ठीक है, आप सारी चीजें यूज करते हैं लेकिन बहुत हाई एंड पर इससे काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने बताया कि भाई पर्पस क्या है, तो वही चीज कि एक जावा स्क्रिप्ट को हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि ये एक क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है जो कि खास तौर से एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाई गई है। जो मगर आज जो है बहुत सारे जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स हैं जो कि सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। जावा स्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर द वेब। तो ये वेब के लिए यानी इंटरनेट के लिए बनाई गई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। It can update and change both HTML and CSS. इसकी ये खासियत है कि ये अपडेट भी कर सकता है और चेंज भी कर सकता है HTML और CSS को, यानी उनके कॉम्बिनेशन में ये लिखी जा सकती है। जावास्क्रिप्ट कैन कैलकुलेट, मैनिपुलेट एंड वैलिडेट डेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, कैरेक्टरिस्टिक है जावास्क्रिप्ट की, कि ये कैलकुलेशन में भी इन्वॉल्व है, डेटा मैनिपुलेशन में भी इन्वॉल्व है और वैलिडेशन में भी इन्वॉल्व है। अब आप HTML में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, CSS में आप कैलकुलेशन नहीं कर सकते, आप डिजाइनिंग तो खूब खूब कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैलकुलेट करना हो, जैसे कि मान लीजिए आपको बच्चों के मार्क्स ही कैलकुलेट करने हो, या मान लीजिए आपको डेटा मैनिपुलेशन करना हो, या कुछ भी इस तरीके का काम करना है, तो उसके लिए आपको अपने HTML में जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखना पड़ता है, क्योंकि यही वो लैंग्वेज है जो वेब पर कैलकुलेशन, मैनिपुलेशन और वैलिडेशन परफॉर्म करती है। वैलिडेशन जैसे अभी 2-3 दिन पहले रिजल्ट निकला है ओ लेवल का, तो बहुत से बच्चे, मैम ये चीज नहीं हो रही है, मैम वो नहीं हो रहा, मैम हमारी डेट ऑफ बर्थ नहीं एक्सेप्ट कर रहा, वो इनवैलिड बता रहा है। तो ऐसे बहुत बार हम लोग भी जब कोई डेटा फीड करते हैं किसी वेबसाइट पर, तो पता चलता है कि कुछ डेटा तो वो एक्सेप्ट कर लेता है लेकिन कुछ डेटा वो नहीं एक्सेप्ट करता, तो वो बताता है कि आपका डेटा गलत है, या ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था आपने ये दे दिया। ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम इसीलिए होती है क्योंकि जो डेटा हम फीड करते हैं उसके लिए पहले से ही वैलिडेशन अप्लाई कर दिया जाता है कि आप चेक कर लो। वैलिडेट करने का मतलब ये कि आप डेटा को चेक करो, अगर डेटा आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग है यानी डेटा सही है तो आप लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अब अगर मान लीजिए एक नर्सरी क्लास के लिए किसी स्कूल में जो है बच्चे एडमिशन फॉर्म भर रहे हैं और उसमें बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डाली गई, तो ये पहले से ही उसमें हम लगा सकते थे कंडीशन कि बच्चे की डेट ऑफ बर्थ अगर करेंट डेट से 4 साल पहले की है तो बच्चे का एडमिशन नहीं लिया जाएगा, वो फॉर्म वहीं पे रिजेक्ट हो जाएगा, है ना। कि बच्चे की एज अगर कम है या ज्यादा है, कम वाले को भी नहीं लेंगे, ज्यादा वाले को भी नहीं लेंगे। जैसे स्कूल कहते हैं कि हम 4+ ही लेंगे या 4.5+ ही लेंगे, तो अब 4.5 साल तक का बच्चा लिया जाएगा, 4.5 से ज्यादा का नहीं लिया जाएगा और 4 साल से कम का नहीं लिया जाएगा। तो वो एक वैलिडेशन पहले लगा सकते हैं कि बच्चे की एज जो है वो इतनी होनी चाहिए, तो उस एज को वो चेक करेंगे और पहले ही चेक कर सकते हैं, वैलिडेशन लगा सकते हैं। तो जैसे ही बच्चे का गार्जियन उसके फॉर्म पर बच्चे की बर्थ डेट डालेगा, तो वो बच्चे की बर्थ डेट अगर क्राइटेरिया में आ रही होगी तो उसके एडमिशन टेस्ट की एक डेट इशू हो जाए।
नहीं तो वहीं बता दीजिए कि भाई बच्चे की डेट जो है इनवैलिड है। तो इस तरीके के बहुत से वैलिडेशंस होते हैं जो अप्लाई किए जाते हैं जब आप वेबसाइट बनाते हैं। तो आप जावा स्क्रिप्ट के थ्रू ये सारी चीजें कर सकते हैं जो कि आप HTML या CSS के थ्रू नहीं कर सकते थे। अब जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो लैंग्वेज कोई भी भाषा की तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है। जावा की भी बात अगर हम करें तो जावा स्क्रिप्ट की भी अपने लैंग्वेज है। इसमें सबसे पहले किसी भी लैंग्वेज की यदि हम बात करें तो सबसे पहली चीज किसी भी लैंग्वेज की होती है उसका कैरेक्टर सेट। कैरेक्टर सेट यानी उसमें किस तरह के कैरेक्टर्स यूज होते हैं। जैसे हम लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज छोड़ दीजिए, हम अगर किसी भी लैंग्वेज की बात करें, अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी का देखिए अपना कैरेक्टर सेट है। हम सभी को बात बताएं कि उसमें उसकी अपनी एक वर्णमाला है, उसमें अक्षर यूज होते हैं, और ये अक्षर जो होते हैं दो तरीके की कैटेगरीज में डिवाइडेड है। स्वर होते हैं, व्यंजन होते हैं। स्वर ये होते हैं, व्यंजन ये होते हैं। उन अक्षरों का इस्तेमाल करके हम शब्द बनाते हैं, शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं, और वाक्य से हम पैराग्राफ बनाते हैं, और इस तरह से एक भाषा इस्तेमाल की जाती है, यूज की जाती है। ऐसे ही अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं जो कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट में कैटेगराइज होते हैं। वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का इस्तेमाल करके हम वर्ड्स को फ्रेम करते हैं, वर्ड से सेंटेंसेस फ्रेम होते हैं, और सेंटेंसेस से पैराग्राफ फ्रेम होते हैं, और पूरी की पूरी बुक्स या थीसिस या लिटरेचर लिखा जाता है। तो जिस तरह से किसी भी लैंग्वेज की बात करें उसका अपना एक कैरेक्टर सेट होता है, और उसमें बाहर से कुछ और नहीं लिख सकते। जैसे कि इंग्लिश में आप फ्रेंच के कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, या इंग्लिश में आप संस्कृत के कैरेक्टर्स नहीं यूज कर सकते, या हिंदी के नहीं यूज कर सकते, या हिंदी में इंग्लिश के अल्फाबेट्स नहीं यूज कर सकते, क्योंकि उसकी अपनी एक लिमिटेड कंटेंट होता है कि भाई यही यूज होंगे। ऐसे ही किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यदि हम बात करें तो उसकी भी जो वैल्यूज होती हैं और उसके अंदर भी जो कैरेक्टर्स यूज होते हैं वो उसका अपना एक कैरेक्टर सेट कहलाता है। अगर हम जावा स्क्रिप्ट की बात करें तो जावा स्क्रिप्ट का भी अपना एक कैरेक्टर सेट है, और इस कैरेक्टर सेट में आप क्या क्या यूज करते हैं। आप सबसे पहले तो अल्फाबेट्स यूज करते हैं, यानी जावा स्क्रिप्ट के जब आप कोड लिखेंगे, जब आप स्टेटमेंट्स लिखेंगे तो उसमें ए से लेकर के जेड तक के अल्फाबेट्स का यूज करेंगे। यहाँ पर हम आपको ये बात बहुत अच्छे से बता दें और आप हमेशा याद रखिएगा कि जावा स्क्रिप्ट के कोड्स जो होते हैं वो हाईली केस सेंसिटिव होते हैं। हाईली केस सेंसिटिव का मतलब है कि काम करने से पहले ही यूजर को ये पता होना चाहिए कि अगर ये लाइन लिखनी है तो ये कौन से केस में लिखनी है, क्योंकि कुछ ऐसे कोड्स या वर्ड्स होते हैं जो इसमें अपर केस के साथ भी लिखे जाते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल लोअर केस में लिखे जाते हैं, या कुछ ऐसे हैं जो मिक्स्ड केस में लिखे जाते हैं, कहीं अपर कहीं लोअर लोअर यूज हो रहा है। तो प्रोग्रामर को इंस्ट्रक्शन लिखने से पहले ये बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि कोड लिखने के लिए किस तरह का केस यूज हो रहा है, क्योंकि हाईली केस सेंसिटिव होने की वजह से अगर कोई स्टेटमेंट आप अपर केस में लिखनी थी, मान लीजिए कोई लेटर कैपिटल में लिखना था और उसके बाद स्मॉल में लिखना था, पर आप गलती से लिख गए वो पूरा कैपिटल में या पूरा स्मॉल में, तो उस केस में आपका जो जावा स्क्रिप्ट का कंपाइलर वो जो है, आपका जावा स्क्रिप्ट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और एक्सेप्ट ना करने की वजह से आपका प्रोग्राम जो है सही से सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हाईली केस सेंसिटिव होते हैं कैरेक्टर्स, तो कमांड्स लिखने से पहले ही यूजर को ये अच्छे से पता होना चाहिए कि कमांड लिखने का तरीका क्या है। तो पहला तो कैरेक्टर सेट में हो गए अल्फाबेट, अपर लोअर दोनों तरीके के केसेस इसमें अल्फाबेट्स में यूज होते हैं। फिर दूसरे कैरेक्टर सेट में आते हैं इसमें डिजिट्स, जिसमें 0 से लेकर के 9 तक के आप डिजिट्स यूज कर सकते हैं, यानी यहाँ पर नंबर्स का भी यूज हो सकता है प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में। उसके अलावा क्या यूज करते हैं, उसके अलावा स्पेशल सिंबल्स या स्पेशल कैरेक्टर्स भी यूज होते हैं। ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, करली ब्रेसेस यूज कर रहे हैं, डॉट ऑपरेटर यूज करते हैं, सेमीकोलन यूज करते हैं, बहुत सारे साइन है, इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं, अंडरस्कोर का यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे इसमें सिंबल्स होते हैं जो हम यूज करते हैं। तो सबसे पहली चीज किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उसका कैरेक्टर सेट होता है। अब कैरेक्टर सेट के बाद में दूसरा एक बहुत बड़ा मतलब इसमें एक टर्म होता है वेरिएबल। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक टर्म होता है, एक शब्द होता है वेरिएबल। नाम से ही पता चल रहा है पहली बात तो कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल वो होता है जो वेरी करता है, यानी जो चेंज होता है हर बार प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन होने पर जिसकी वैल्यू को चेंज किया जा सकता है वो आपका वेरिएबल कहलाता है। तो वेरिएबल जो है आपके यहाँ पर अगर हम सिंपल वर्ड्स में बताएं तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल वो वैल्यू होती हैं जिनको कि आप कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। जैसे यदि आप किसी से पूछते हैं कि भाई आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम जैसे ही बताते हैं
वो नाम आप अपनी मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि वो जो व्यक्ति जिससे आप मिले वो बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, तो थोड़ी देर के बाद या थोड़े दिनों के बाद शायद वो नाम आपकी मेमोरी से वैनिश हो जाए, है ना। लेकिन कुछ नाम ऐसे होते हैं जो जिंदगी भर आप नहीं भूल सकते। तो इसी तरीके से जब हम कंप्यूटर पे कोई प्रोग्राम रन करते हैं और कोई वैल्यू हम एक्सेप्ट करते हैं, यानी यूजर से हम इनपुट लेते हैं, अपना नाम दीजिए, अपनी एज दीजिए, अपनी सैलरी दीजिए, अपना एड्रेस दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, इस तरीके का जो डेटा हम बाहर से मांगते हैं, यूजर से इनपुट लेते हैं, उस इनपुट को कंप्यूटर में हमें स्टोर करना पड़ता है। तो वो स्टोरेज के लिए होता क्या है कि मेमोरी में एक लोकेशन बनती है और उस लोकेशन के अंदर वो डेटा स्टोर हो जाता है। तो वो जो लोकेशन जहाँ पर हमारा डाटा स्टोर होता है, उस लोकेशन को हम किससे पहचानते हैं? एक वेरिएबल से पहचानते हैं, क्योंकि वेरिएबल एक तरीके का नाम है जो कि मेमोरी लोकेशन को दे दिया जाता है और हमारी वैल्यू वहीं पर जाकर के स्टोर हो जाती है। तो जावा स्क्रिप्ट में किस तरीके के वेरिएबल्स हो सकते हैं? तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कई तरीके के डेटा टाइप के होते हैं। डेटा टाइप यानी किस तरह का डेटा वो स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर जो जावा के वेरिएबल्स हैं वो न्यूमेरिक हो सकते हैं, नंबर्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स के फॉर्म में हो सकते हैं, स्ट्रिंग्स का मतलब सेंटेंस यानी एक अक्षर से ज्यादा, ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में जावा के वेरिएबल हो सकते हैं, और एरेज के फॉर्म में हो सकते हैं। एरेज का मतलब कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग्स, बहुत सारे स्ट्रिंग्स का कलेक्शन हो सकता है। फंक्शंस के फॉर्म में हो सकते हैं, जावा में वेरिएबल फंक्शंस के रूप में होते हैं। जैसे आपको अगर हम बात करें तो छोटा सा गेट एलिमेंट बाय आईडी या पेरेंट डॉट एलिमेंट बाय आईडी, ये सब देखिए आपने, तो ये सब फंक्शंस जो थे ये जावा स्क्रिप्ट के ही फंक्शंस हैं जो आपने यूज किए हैं। Variables are used to store information to be referenced and manipulated in a computer program, है ना। कंप्यूटर के में कोई भी जब हम प्रोग्राम किसी भी भाषा में बनाते हैं तो वेरिएबल्स का काम होता है इंफॉर्मेशन को स्टोर करना और मेमोरी लोकेशन पर उसे रेफर करना। इट इज हेल्पफुल टू थिंक ऑफ वेरिएबल्स एज कंटेनर्स। वेरिएबल किस तरीके से आप समझ सकते हैं? वेरिएबल एक तरीके के कंटेनर होते हैं जो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं, इंफॉर्मेशन को होल्ड करते हैं। देयर सोल पर्पज इज टू लेबल एंड स्टोर डेटा इन मेमोरी। उनका एक ही काम है मेमोरी में डाटा को स्टोर करना और उस डाटा को, उस मेमोरी लोकेशन को पहचानने के लिए एक लेबल लगा देना। लेबल जो कि काइंड ऑफ आइडेंटिफायर होता है। देखिए स्कूल टाइम पे जब आप स्कूल में पढ़ते थे सब लोग, तो आपने देखा है कि स्कूल में हर कॉपी पे आप नेम स्लिप लगाते थे, हर बुक पे एक नेम स्लिप लगाते थे। और वो नेम स्लिप आप क्यों लगाते थे? ताकि आपके लिए ये पहचानना आसान हो जाए कि आपके पास किस सब्जेक्ट की बुक है और किस सब्जेक्ट की कॉपी है, और टीचर भी आसानी से ये पहचान सके कि भाई किस स्टूडेंट की कॉपी हमारे पास है। अगर टीचर किसी भी सब्जेक्ट का आकर के क्लास में बोलता है कि इस सब्जेक्ट की कॉपी निकालिए, सपोज फिजिक्स का टीचर आया और उसने कहा फिजिक्स की कॉपी निकालिए, तो आप क्या करते हैं? आप नेम स्लिप देखते हैं कि फिजिक्स की कॉपी कौन सी है। आप कभी कॉपी खोल के नहीं देखते कि इसमें फिजिक्स का काम किया है, नहीं किया है, इसमें हिंदी का काम है, अरे ये नहीं है, अरे इसमें तो केमिस्ट्री का काम है, नहीं ये भी नहीं है। आप क्या करते हैं? आप सीधे नेम स्लिप देखते हैं। नेम स्लिप देखने से आपको क्या फायदा मिलता है? टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बहुत कम टाइम वेस्ट होता है आपका, और आसानी से आप चीजों को ले सकते हैं। मतलब आप डेटा जो है अपना, जो भी आपको इन्फॉर्मेशन है, भाई आपको कॉपी निकालनी थी तो आपने कॉपी निकाल ली। इसी तरीके से वेरिएबल का भी काम होता है कि ये मेमोरी में आपके डाटा को स्टोर करने के लिए किसी लोकेशन को ब्लॉक करता है, और उसके बाद वो जो है आपका डाटा को स्टोर करने के बाद वो जो है आपका उस लोकेशन को एक लेबल से आइडेंटिफाई करता है, और उसकी वजह से आप अपने प्रोग्राम्स को बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, बहुत आसानी से सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो खैर वेरिएबल कितनी तरह के होते हैं या किस तरह से ये वेरिएबल जावा स्क्रिप्ट में यूज किए जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, इन सब चीजों के बारे में हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल है, आप भी जावा स्क्रिप्ट वाला चैप्टर पढ़ना शुरू कर दें, और शुरुआत की चीजें जितनी आज बताई हैं उतनी आप लोग भी पढ़ के देखें, आपको हेल्प मिलेगी इस चीजों को समझने में। और आगे का जो टॉपिक है हम कल की क्लास में इसे कंटिन्यू करते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर द डे।